सो वंस अगेन वेलकम बैक। आप लोगों का 11th स्टैंडर्ड का पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर दिया था। चैप्टर का नाम क्या था तो बता देता हूँ। चैप्टर का नाम क्या था? चैप्टर का नाम था नेचर, पर्पस एंड स्कोप ऑफ बिजनेस। इसका पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है आपका। ये है सेकेंड वाला पार्ट, जिसके अंदर लास्ट वाले लेक्चर में जो मैंने अपलोड किया था उसमें हमने पढ़ा था इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है। टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी में हमने पढ़ लिया था बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस क्या होता है वो भी हमने पढ़ लिया था। बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक्स हमने कंप्लीट कर ली थी। अब आ जाते हैं हम लोग बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स पे। ओके, सो शुरू करते हैं बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स। फटाफट से लाइक कर देना वीडियो को, क्योंकि आपके सतवीर भैया इतनी रात को जग करके आराम से शूट ले रहे, आराम से नहीं ले रहे। आखिर दिन का लोड होता है, वो लोड झेलने के बाद भी एक अच्छी सी स्माइल के साथ मैं लेक्चर लेने आ रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो एक लाइक तो बनता है, ठीक है। तो शुरू करते हैं लेक्चर को। जब हम बात करते हैं बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, तो ऑब्जेक्टिव्स में क्या बोला हुआ है, एक होता है हमारा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव और एक होता है सोशल ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में सबसे पहला, अगर कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी पर्टिकुलर बंदा बिजनेस कर रहा है तो उसका पहला सबसे इम्पॉर्टेंट मोटिव क्या होगा? ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। ओके, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है बिजनेस में वो प्रॉफिट होती है। क्यों होती है? रीज़न, अगर मैं कोई भी बिजनेस रन कर रहा हूँ, अगर मैं प्रॉफिट अर्न नहीं करूँगा तो मार्केट में सस्टेन नहीं कर पाऊँगा। तो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव जो बिजनेस का होता है वो क्या होता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ठीक है। सेकेंड ऑब्जेक्टिव क्या बोला हुआ है? मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ। अब वेल्थ का मैक्सिमाइजेशन करना क्यों जरूरी है वो समझा देता हूँ। अगर मैंने वेल्थ मैक्सिमाइज करी है तो मुझे अनसर्टेनिटी वाली सिचुएशन पे हेल्प करेगा। एग्जांपल के तौर पे, अगर मान लो मेरी कोई पर्टिकुलर एक शॉप है जो मैं रेंट पे चला रहा हूँ, मैंने वहाँ पे शॉप चलाते हुए मैंने रेंट पे किया एंड मैं प्रॉफिट अच्छा खासा अर्न करने लगा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, उस प्रॉफिट को सेव करके एक जगह पे इन्वेस्ट कर दूंगा। मतलब मान लो मैंने वही शॉप को क्या कर लिया, अब कुछ डाउन पेमेंट भर के मैंने खरीद लिया, तो वो मैंने उस टाइम पे प्रॉफिट तो मैक्सिमाइज़ किया ही था, लेकिन साथ साथ में क्या किया, अपना वेल्थ मैक्सिमाइज़ किया। अब मान लेते हैं कि कोविड जैसी सिचुएशन आई थी, वैसे सिचुएशन वापस आ जाए, तो उस टाइम पे एटलीस्ट जो मेरा फिक्स एक्सपेंस है, जो रेंट मुझे पे करना था, वो रेंट तो मुझे पे नहीं करना पड़ेगा। तो उस वाले खर्चे से तो मैं क्या हो गया, बच गया। तो यहाँ पे वही चीज़ समझाई हुई है कि पहला ऑब्जेक्टिव बिजनेस का क्या होता है, दैट दे हैव टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। सेकेंड क्या होता है कि उनको वेल्थ मैक्सिमाइज करना है। और अदर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं उनके, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल आप बोल सकते हो बाकी इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स के अंदर काफ़ी सारे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं। जैसे प्रॉफिट तो अर्न कर ही रहे, वेल्थ मैक्सिमाइज कर रहे, अपने असेट्स को अप्रिशिएट करना, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती है। अब हम बात करें सोशल ऑब्जेक्टिव की, तो देखो ऐसा बोला गया है बुक के अंदर कि बिजनेस इज़ अ पार्ट ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी में रह करके हम लोग क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो हमको अल्टीमेटली सोसाइटी को भी कुछ देना चाहिए, ठीक है। मतलब ऐसा बोला हुआ है कि हम सोसाइटी में रह करके बिजनेस करते हैं, हम सोसाइटी में रह करके बिजनेस से प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं और सोसाइटी के लोगों के कारण कर रहे हैं, तो हमको सोसाइटी का भी कहीं ना कहीं क्या करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। तो पहला पॉइंट क्या बोला हुआ है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमको फुलफिल करनी चाहिए सोसाइटी की, ठीक है। जो भी हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, दैट इज़ रीजनेबल प्राइस में प्रोडक्ट अवेलेबल करवाना, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स अवेलेबल करवाना, एंड साथ साथ में ये भी ध्यान देना कि जो क्वालिटी है वो हम हमारे कंपटीशन के कारण ख़राब ना कर दे। क्योंकि कंपटीशन जब आता है तो प्राइसिंग की बात आती है, प्राइसिंग की बात आती है तो मेजॉरिटी कंपनीज क्या करती है, प्राइसिंग कम करने के चक्कर में वो क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ करती है। तो हमको हमारी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बीइंग अ पार्ट ऑफ सोसाइटी, हम लोग सोसाइटी के लोगों को अच्छी चीज़ें अच्छे प्राइस में अवेलेबल करवाए। नेक्स्ट वन क्या बोला हुआ है कि एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करवाना। एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ, अगर आज मैं सिर्फ फॉर एग्जांपल सोसाइटी में रह करके कुछ एक पर्टिकुलर बिजनेस कर रहा हूँ, तो मेरा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि मुझे सोसाइटी के लोगों को क्या करना है, नौकरी देनी है। तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। क्योंकि अल्टीमेटली देखो, मैं बिज़नेस जो कर रहा हूँ वो बिज़नेस कहाँ रह करके कर रहा हूँ, सोसाइटी में रह करके। अगर सोसाइटी में रह करके बिज़नेस कर रहा हूँ तो बट ऑब्वियस जब मैं बात करूँगा एम्प्लॉयमेंट की, तो एम्प्लॉयमेंट भी मैं किसको दूंगा, सोसाइटी के लोगों को ही दूंगा। समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट वन क्या बोला हुआ है कि क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हम अवेलेबल करवाएं। मतलब क्या कि सोशल ऑब्जेक्टिव के अंदर ये भी आ जाता है कि हम अच्छी क्वालिटी के गुड्स एंड सर्विसेज लोगों को अवेलेबल करवाएं। नेक्स्ट पॉइंट तुमको क्या दिया हुआ है, दैट इज ऑब्जेक्टिव टू एडॉप्ट फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। इसका सिंपल सा मतलब क्या होता है मैं वो समझाता हूँ। कितनी बार आप लोगों ने ये चीज़ देखी होगी, जस्ट अ मिनट, आपने ये चीज़ देखी होगी कि कॉम्प्लेन पी लो और हाइट बढ़ जाएगी, ठीक है। कॉम्प्लेन पीने से हाइट बढ़ती है, बट ऑब्वियस शायद तक तो नहीं, क्योंकि साइंटिफिकली तो प्रूवन नहीं है। लेकिन
अगर हम ये चीज़ कर रहे हैं कि कॉम्प्लेन पीने से हाइट बढ़ जाएगी, रेड बुल पीने से आपको विंग्स आ जाएंगे, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो होती है वो फेयर ट्रेड प्रैक्टिस नहीं होती। मतलब अपने सामान को बेचने के लिए कंपनी क्या करती है, इस तरीके की चीज़ें करती है, तो जो कि क्या है, एक तरीके से गलत स्ट्रेटजीज है जो कंपनी यूज़ करती है। तो वही चीज़ यहाँ पे बोली हुई है कि हमको प्रॉपर फेयर ट्रेड प्रैक्टिस इसका यूज़ करना चाहिए, जिससे हम लोग सोसाइटी के लोगों को सही चीज़ें सही तरीके से अवेलेबल करवा सके। समझ में आ रहा है? ठीक है, हमको ये नहीं करना है कि मतलब हमको हमारा प्रोडक्ट बेचने के लिए कुछ भी तरीके से अलग अलग डिसएडवांटेज उठाना चाहिए मार्केट का, या मार्केट में जो उनका एक कंसेप्शन है उसको चेंज करके हमको प्रोडक्ट उनको अवेलेबल करवाना है, वो चीज़ का हमको ध्यान रखना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। और भी बहुत सारे अदर ऑब्जेक्टिव्स इसके अंदर आते हैं। तो ये था बेसिकली हमारा क्या, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स एंड सोशल ऑब्जेक्टिव किसके थे, तो भाई बिजनेस के थे। तो हमने क्या पढ़ लिया था, बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक्स लास्ट लेक्चर में कर ली थी। ये वाले लेक्चर के अंदर अभी हमने क्या कंप्लीट कर लिया, इकोनॉमिक एंड सोशल ऑब्जेक्टिव जो बिजनेस के थे वो हमने कंप्लीट कर लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ओके, तो हम बात करें अगर बिजनेस के रिस्क की, तो बिजनेस के रिस्क दो तरीके से डिवाइडेड है, नेचुरल रिस्क एंड मैन मेड रिस्क। नेचुरल रिस्क क्या होता है, OMG सबने देखी है, तूफान आ गया, भूकंप आ गया, सुनामी आ गई और किसी का नुकसान हो गया। तो अगर किसी का नुकसान हो जाता है इन सारे रीजन से, तो उसको हम किसके अंदर गिनेंगे, नेचुरल रिस्क के अंदर। अब मैन मेड रिस्क क्या होता है वो भी समझा देता हूँ। मैन मेड रिस्क मतलब क्या, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लो सिर्फ एग्जाम्पल हम कोई पर्टिकुलर बिजनेस चला रहे हैं और रातों रात वहाँ पे आकर के किसी ने चोरी कर ली, शटल तोड़ा, सारा के सारे सामान लेकर के चले गए। या फिर हम लोग सिर्फ एग्जाम्पल मार्केट में कंपटीशन फेस करें, तो वो एक तरीके का मैन मेड रिस्क है। ठीक है, तो बेसिकली रिस्क को दो तरीके से डिवाइड किया हुआ है। जो नेचुरली हमको अफेक्ट करते हैं हमारे बिजनेस को, नेचुरल रिस्क के अंदर लिखा हुआ है, और बाकी के जो आते हैं वो मैन मेड रिस्क, मतलब इंसान के द्वारा जो भी पर्टिकुलर रिस्क क्रिएट किए जाते हैं वो सारे के सारे किस में आ जाते हैं, मैन मेड रिस्क में। ये बहुत सिंपल था, कुछ ज़्यादा था नहीं। इसके बाद वाला एक टॉपिक है वो थोड़ा अपनी डिटेल में अच्छे से स्टडी करेंगे। ठीक है, इसके बाद में हमको क्या दिया हुआ है, दैट इज़ कॉजेस ऑफ बिजनेस रिस्क। बिजनेस के जब हम बिजनेस रन कर रहे हैं तो उसके अंदर हम क्या क्या रिस्क फैक्टर्स जो है वो देखने को मिलते हैं। मतलब तो सबसे पहला बोला हुआ है चेंज इन टेक्नोलॉजी। अब एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैं समझाता हूँ। पहले के टाइम पे क्या होता था, जो एम्ब्रॉयडरी का काम है, जो भरत का काम है, वो सब हाथ से होता था। ठीक है, अब जैसे ही टेक्नोलॉजी में चेंज आया तो वो लोग जो बेचारे हाथ से काम कर रहे थे भरत का, वो सारा का सारा क्या हो गया, एक तरीके से ख़त्म हो गया। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बहुत सारी जो पहले थी वो क्या हो गई, बहुत कम हो गई। तो अल्टीमेटली टेक्नोलॉजी के चेंज आने से बिज़नेस पे बहुत इफेक्ट आता है। मतलब जो लोग मशीन्स को अडॉप्ट कर लेंगे उनके लिए तो बहुत एडवांटेज वाली सिचुएशन है। ठीक है, तो बेसिकली जो नहीं अडॉप्ट कर पाएंगे उनके लिए कहीं ना कहीं क्या होगा, वो बिज़नेस में एक रिस्क क्रिएट करेगा। अब एग्जाम्पल के तौर पे बोलता हूँ, पहले हम लोग बहुत पहले के टाइम पे पढ़ते थे ब्लैक बोर्ड में, फिर उसके बाद हमने पढ़ना चालू किया वाइट बोर्ड में, और अब आ गए इस तरीके के पैनल्स। तो जो इस चेंज को अडॉप्ट कर लेगा उसके लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो अडॉप्ट नहीं कर पाएगा वो कहीं ना कहीं एक रिस्क फैक्टर जो होगा उसके मार्केट में वो फेस करेगा। तो मतलब क्या है कि टेक्नोलॉजी जब कभी भी चेंज होती है तो टेक्नोलॉजी जो है वो बेसिकली क्या करती है, हमारे बिजनेस को इफेक्ट करती है। तो वो चीज़ हमने यहाँ पे समझी। अच्छा, नेक्स्ट वन क्या बोला है, थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट। अच्छा, हमारा सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट कैसा है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, और उससे हमारे डिमांड में बहुत ज़्यादा फ़र्क भी आता है। एग्जाम्पल के तौर पे बोलता हूँ, से फॉर एग्जाम्पल नॉर्मली टी एंड कॉफ़ी का एग्जाम्पल लेते हैं, ये टी एंड कॉफ़ी। ठीक है, तो अगर मान लेते से फॉर एग्जांपल टी के प्राइस बढ़ जाते हैं तो अल्टीमेटली कॉफ़ी की जो डिमांड है उसमें फ़र्क आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों हमारे क्या है, एक सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट है। अगर कोई बंदा जो चाय पी रहा है, जो चाय का लाइक बोलते हैं ना, टी लवर जो बोला जाता है बेसिकली, तो टी लवर्स है, तो वो लोग बेसिकली क्या करेंगे, अगर मान लो प्राइसिंग बढ़ गया, वैसे तो मुझे पता है स्विच नहीं करेगी, बट एग्जाम्पल के लिए हम समझ रहे हैं। ठीक है, अगर प्राइसिंग बढ़ गया तो दे विल डेफिनेटली स्विच टू कॉफ़ी। तो मतलब क्या कि सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर जाता है बिजनेस के अंदर, वो बिजनेस रिस्क के अंदर। अब इसका एक और सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट का एक और एग्जांपल देता हूँ। आपका फ्लैट है, फ्लैट के बाहर दो दुकानें हैं, ये पहली दुकान है, ये दूसरी दुकान है, ये दुकान ए, ये दुकान बी। ठीक है, अब दो शॉप्स है, अब आपके पास सब्सटीट्यूट ऑप्शंस है। अगर ये वाली शॉप पे कोई चीज़ अवेलेबल नहीं हुई, या ये वाले भैया गाँव चले गए 10-15 दिन के लिए, और अगर ये गाँव जाएंगे तो क्या होगा, इनके जितने भी कस्टमर्स है सारे कस्टमर्स कहाँ स्विच हो जाएंगे, बी पे। समझ आ रहा है? ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे समझा हुई कि ये जब कस्टमर्स के पास सब्सटीट्यूट ऑप्शंस होते हैं तो कस्टमर्स इजीली क्या कर जाते हैं, स्विच कर जाते हैं। नेक्स्ट वन कंपटीशन। अगेन ये चीज़ बोल सकते हो कि जब दो शॉप्स बाजू बाजू में है तो दे विल क्रिएट अ हेल्दी कंपटीशन। एंड यस,
हमेशा कंपटीशन हेल्दी होना चाहिए। जैसे ही हेल्दी कंपटीशन मार्केट में क्रिएट होगा तो व्हाट इट विल क्रिएट वो मैं आपको समझाता हूँ। देखो, जब कभी भी दो दुकान बाजू बाजू में होती है तो दोनों में से कोई भी पर्टिकुलर बंदा कोई प्रोडक्ट को ज़्यादा प्राइस में नहीं बेचेगा। सिंपल रीज़न क्या होता है कि भाई अगर इसने ज़्यादा प्राइस में बेचा तो कस्टमर यहाँ से स्विच होकर के कहाँ आ जाएगा, ये वाले शॉप में आ जाएगा। तो मतलब वो एक हेल्दी कंपटीशन क्रिएट कर जाता है बिजनेस के अंदर। तो कंपटीशन जितना बढ़ जाएगा उतना कहीं ना कहीं क्या होगा, बिजनेस पर अफेक्ट करेगा। अब एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ, एक शॉप है तो वो बंदा अकेला कमा रहा है, अच्छी तरीके से खा रहा है। 2 शॉप हो जाएगी तो थोड़ा कंपटीशन क्रिएट होगा। मतलब अगर 100 क्लाइंट्स आ रहे हैं तो 100 क्लाइंट्स 2 में डिवाइड हो जाएंगे। लेकिन यहीं अगर 3 शॉप्स हो गई तो वही 100 कस्टमर्स 3 में डिवाइड हो जाएंगे। जस्ट एग्जांपल के तौर पे वड़ा पाव में एक बहुत अच्छा ब्रांड है जुगाड़ी अड्डा, है ना। तो जुगाड़ी अड्डा अगर अकेला एक शॉप है, आजू बाजू में कोई वड़ा पाव की और शॉप्स नहीं है, तो जुगाड़ी अड्डा विल बी लाइक अच्छे से प्रॉफिट अर्न करेगा। अब मान लो सेम चीज़ MMV वड़ा पाव जो सेल करते हैं वो लोग भी सेम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। अब अगर बाजू में उसने अपनी शॉप खोल दी तो उसका क्या हो जाएगा, जो कस्टमर बेस है वो क्या हो जाएगा, डाइवर्ट हो जाएगा। समझ में आया। तो जो पहले की प्रॉफिटेबिलिटी आ रही थी वो नहीं आएगी बिजनेस में। तो बिजनेस में कंपटीशन जब क्रिएट होता है तो ये चीज़ देखने को मिलती है। लेजिस्लेशंस के अंदर क्या बोला हुआ है, गवर्नमेंट कितनी बार कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बना देती है जिससे कहीं ना कहीं बिजनेस को इफेक्ट होता है। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल गवर्नमेंट ने बना दिया मिनिमम वेज पॉलिसी, ठीक है। अब मिनिमम वेज पॉलिसी अगर गवर्नमेंट ने बना दी तो हमको उतना मिनिमम वेज तो देना ही पड़ेगा कस्टमर, जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनको। अब जो भी वर्कर्स है अगर उनको मिनिमम उतना वेज अवेलेबल करवा रहे तो देखो मेरा एक्सपेंस बढ़ जाएगा। मेरा क्या बढ़ जाएगा, मेरा एक्सपेंस बढ़ जाएगा। और जैसे ही मेरा एक्सपेंस बढ़ेगा तो मेरी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो वो कम हुई तो मतलब सीधा सीधा मेरे बिजनेस पे तो इफेक्ट आया। समझ आ रहा है। तो वो चीज़ बताई हुई है। नेक्स्ट क्या बोला है, अनसर्टेनिटी ऑफ डिमांड। अब मार्केट में क्या होता है, प्रोडक्ट की डिमांड अनसर्टेन होती है। तो जो प्रोडक्ट की डिमांड अनसर्टेन देखने को मिलती है उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं बिजनेस पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। एग्जाम्पल के तौर पे कभी कोई प्रोडक्ट ऐसा होता है जिसकी डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है और कभी किसी की डिमांड बहुत तेज़ी से कम हो जाती है। तो ये जो तेज़ी से बढ़ जाना या कम हो जाना होता है उससे बेसिकली बिजनेस पे भी इफेक्ट देखने को मिलती है। लास्ट वन क्या बोला हुआ है, फिजिकल रिस्क। से फॉर एग्जांपल तुम सिटी ए से प्रोडक्ट को लेकर के जा रहे हो सिटी बी के अंदर और इसके बीच में इन ट्रांजिट अगर कुछ नुकसान हो जाता है तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ फिजिकल रिस्क। उसको हम क्या बोलेंगे, फिजिकल रिस्क बोलेंगे। तो डैमेज हो सकता है सामान, ये सारा चीज़ बेसिकली किसके अंदर आ जाता है, फिजिकल रिस्क के अंदर हम कंसिडर करते हैं। तो ये वाले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा मैं आपको पहले वो समझा देता हूँ। एक बार वापस हम देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने शुरू किया था कहाँ से, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस हमने लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी कर दिया था। उसके बाद हमने पढ़ा था बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स। उसके बाद हमने पढ़ा दैट इज़ बिजनेस के रिस्क, दैट इज़ नेचुरल रिस्क एंड मैन मेड रिस्क। नेचुरल रिस्क मतलब क्या होता है, जो नेचुरली क्रिएट किए जाते हैं वो। मैन मेड रिस्क क्या होता है, ऐसे रिस्क जो बेसिकली जिसके अंदर मैन या तो ह्यूमन बींग्स एक वाइटल रोल प्ले करते हैं। देन पढ़ा था हमने कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क, जिसके अंदर हमने अलग अलग रिस्क हमने देखे जो मार्केट में हम लोग फेस करते हैं। तो ये था आप लोगों का सेकंड नंबर का पार्ट 2। इसके बाद आ रहा है पार्ट 3 जिसके अंदर वी विल कंप्लीट अवर दिस चैप्टर। वैसे पार्ट 2 में कर देता मैं बट थोड़ा लेंथी वीडियो हो जाता, इसके लिए मैंने पार्ट 2 के अंदर ये कंप्लीट नहीं किया, ठीक है। बट टिल जब तक थर्ड पार्ट आ रहा है उसके पहले ना फटाफट से जाकर के काम करना। राइट स्टडी इंस्टीट्यूट कहाँ पे, इंस्टाग्राम पे, ये वाले इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना। RS इंस्टीट्यूट सतवीर भैया कहाँ पे, जहाँ पे तुम लोग ये वीडियो अभी देख रहे हो, यूट्यूब पे देख रहे हो ना, तो फटाफट से जाके सब्सक्राइब भी कर देना। एंड लास्ट वन, टेलीग्राम चैनल लॉन्च कर दिया है हमने ऑलरेडी। टेलीग्राम चैनल में मटेरियल बहुत जल्दी अवेलेबल करवा देंगे हम लोग, तो इसको ज्वाइन करके रखो। जैसे ही मटेरियल अवेलेबल करवाएंगे तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू फॉर योर एग्जाम, ठीक है। तो ये वाला राइट स्टडी इंस्टीट्यूट टेलीग्राम चैनल जो हमारा है वो भी जल्दी से ज्वाइन कर लेना। टिल दैट टाइम मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।